चलिए बच्चों लोग, तो वन डे ग्राफ जनित्र केस में आगे बढ़ते हैं ना। खत्म हो गया था वो सबको, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि बातें आप लोग को समझ में आ जाए, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बाबू लोग वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था कि वन डे ग्राफ नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वन डे ग्राफ जनित्र बनाया। एक ऐसा जनरेटर है ये जिसकी मदद से काफ़ी हाई पोटेंशियल, लगभग अराउंड 3 × 10⁶ वोल्ट की कोटि का हाई वोल्टेज हम लोग जनरेट कर पाते हैं, है ना। 3 × 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी का वोल्टेज है, इतना हम लोग जनरेट कर पाते हैं इसकी मदद से, वन डे ग्राफ जनित्र की मदद से। अब इसकी सहायता से हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, या E बराबर आप कह सकते हैं B/D, ऐसा आप कह सकते हैं। इस नियम के हिसाब से हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो किसी भी चालक के वैद्युत क्षेत्र होते हैं और अगर उनकी प्लेटों के बीच की दूरी, जैसे बाय द वे चालक जो मैंने आप लोग को उस चैप्टर में पढ़ाया था, क्या नाम है, तीसरे चैप्टर में विभव प्रवणता, वहीं से इज इक्वल टू V/D का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है ना। तो यहाँ से हमें ये बात अच्छे से समझ में आती है कि अगर वैद्युत विभव बढ़ा तो उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो भाई मैंने आपसे कहा कि वन डे ग्राफ की सहायता से हम लोग काफ़ी हाई पोटेंशियल इकट्ठा करते हैं। अगर हमने काफ़ी हाई पोटेंशियल इकट्ठा कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कारण बनने वाला वैद्युत क्षेत्र भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। काफ़ी स्ट्रांग वैद्युत क्षेत्र मिलता है मतलब काफ़ी स्ट्रांग वैद्युत विभव मिलता है। इस वैद्युत विभव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में करते हैं। ठीक है, ये हो गया वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में कि वन डे ग्राफ की खोज सन 1931 में वन डे ग्राफ ने किया था, है ना, वन डे ने किया था, वैज्ञानिक है वो। अब इसकी मदद से हम लोग किसी चालक पर काफ़ी एक्स्ट्रा वोल्टेज को इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी वैल्यू लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट की होती है, जो कि कुछ मिलियन है ना। 3 मिलियन के अराउंड हम लोग वोल्टेज इकट्ठा कर पाते हैं और इससे जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो काफ़ी स्ट्रांग बनता है। और उस वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं बच्चे लोग? आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट होता है वन डे ग्राफ का। अब इसके बाद इसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसके कार्य करने का सिद्धांत बड़ा आसान है बच्चों, देखो 2 बेसिस पर काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है वो बड़ा इजी है बच्चे लोग। सिद्धांत नंबर 1, इसके कार्य करने का सिद्धांत ये है कि इसमें हम लोग धातु के मेटल के बड़े तीक्ष्ण कंघे लगाते हैं और ये जो कंघा है इसकी मदद से, अच्छा तीक्ष्ण कंघा जैसे मेटल का ऐसे कंघा बना दिया जाता है, ठीक है। इनकी इन सिराओं को बहुत नुकीला रखा जाता है, नुकीला या तीक्ष्ण बोल लीजिए ना। तो इसका कारण क्या होता है, इससे हमें लाभ क्या होता है? पहला सिद्धांत यही है भी, इसका कारण ये होता है कि इसका जितना ज़्यादा ये सिरा नुकीला रहेगा, तीक्ष्ण रहेगा, इसका मतलब सिराओं का एरिया उतना कम है ना। अरे भाई जैसे ये सब मेटल के ना भाई, तो ये जितना पतला रहेगा इनके इन सिराओं का एरिया उतने कम रहेगा ना। तो अगर एरिया कम है तो इन पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब सिग्मा बराबर Q/A है, एरिया जितने कम सरफेस चार्ज डेंसिटी उतने ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो इसके नाते हम लोग यहाँ पतले कंघों का प्रयोग करते हैं और इसका पहला सिद्धांत यही है कि यहाँ हम लोग इसके एरिया को काफ़ी कम रखते हैं जिससे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ा सके, है ना। पहला ये आपका इसका सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत इसका ये है कि गोलों पर जो आवेश इकट्ठा होता है वो एक समान रूप से वितरित रहता है, ठीक, और जो कि एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार भी कर सकता है हमारे सामने, अगर वो पूरी तरीके से चालक गोला है। तो ये इसके कार्य करने का सिद्धांत है। इसके बाद बच्चों रचना पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? रचना बड़ा आसान है। रचना में मैंने कहा था आप लोग सबसे पहले इसमें धातु का एक बड़ा खोखला गोला लेते हैं ऐसे, है ना। ये धातु का बड़ा खोखला गोला हो गया। इस खोखले गोले को हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग? एक ऐसे अचालक स्तंभ लेते हैं। क्या करते हैं? अचालक स्तंभ लेते हैं और अचालक स्तंभ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं, रुका देते हैं ऐसे मतलब, और इसमें दो घिरनी लगा देते हैं और घिरनी पर क्या करते हैं? रबर और सिल्क की बनी हुई एक सिरामिक बेल्ट चढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है। और इन घिरनियों का संचालन करने के लिए हम लोग एक मोटर लगा देते हैं। क्या करते हैं बच्चे लोग? मोटर लगा देते हैं ना, ऐसे मोटर लगा देंगे इधर। और यहाँ पे धातु के तीक्ष्ण कंघे होंगे, इस कंघे को C1 बोलते हैं और यहाँ एक कंघा लगा देते हैं C2। ऐसे 2 कंघे होते हैं C2। ये कंघे इस तरीके से लगाए जाते हैं कि ये बेल्ट को एकदम स्पर्श करे, ठीक टच करे, ठीक है।
और इस कंघे C1 का कनेक्शन हम लोग डीसी स्रोत के पॉजिटिव टर्मिनल से कर देते हैं और इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड में कर देते हैं, पृथ्वी में कर देते हैं। आई बात समझ में? ठीक। और कंघा C2 जो होता है बेल्ट को टच करता हुआ हम लोग इस धातु के खोखले गोले कैपिटल एस से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी रचना कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा इसका वर्क प्रोसेस कैसे है, कार्य विधि क्या है। तो कार्य विधि बड़ी सिंपल है बच्चे लोग, देखो यहाँ डीसी सोर्स से कंघे के इन तीक्ष्ण स्थानों पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, धन ध्रुव से इसको कनेक्ट किए ना, ठीक। तो इस पर धन आयन अवेलेबल रहेंगे और इनके तीक्ष्ण क्रिया के कारण ये जो कंघे के नुकीले सिरे हैं उन्हीं के तीक्ष्ण क्रिया के कारण यहाँ पे बाबू आयन उत्पन्न हो जाएगा। बेल्ट पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, आयन। तो बेल्ट पर उत्पन्न हुआ आयन जो है और ये जो कंघा है इनका जो आयन है, दोनों आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करने के कारण सारा का सारा धनायन कहाँ चला जाएगा, बेल्ट पर। कहाँ चला जाएगा बच्चे लोग, बेल्ट पर। आई बात समझ में? सारा धनायन कहाँ चला गया, बेल्ट। और बेल्ट नीचे से ऊपर की ओर ऐसे गति करता है, तो सारा धनायन नीचे से चढ़ करके कहाँ चला गया, ऊपर। ऊपर कौन लगा है, कंघा C2। ये कंघे C2 जैसे इस चार्ज के कनेक्ट में आएंगे सारा का सारा धनायन वो कहाँ ट्रांसफर कर देगा, गोलों पर। एक समान रूप से जाकर के चार्ज यहाँ वितरित होने लगते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ चार्ज का संचय धीरे धीरे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, और अगर चार्ज का संचय धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मैंने इसी चैप्टर में पढ़ाया है ना। तो बाबू लोग अगर हम इस रिलेशन के हिसाब से देखें तो जैसे जैसे जिस रेशियो में इधर चार्ज बढ़ेगा वोल्टेज भी उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? और जब इधर वोल्टेज काफ़ी हाई लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट का हो जाता है तब उसके बाद जो आवेश यहाँ जाते हैं उनका वायु में क्षरण होने लगता है। वायु में वो लोग ऐसे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और वायु के मॉलिक्यूल, अच्छा देखो जब वैद्युत क्षेत्र यहाँ का काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, तो यहाँ जो वायु के पार्टिकल हैं उनमें परावैद्युत भंजन की क्रिया होने लगेगी। जो मैंने वहाँ पढ़ाया था परावैद्युत सामर्थ्य पढ़ाए थे, भंजन का प्रोसेस पढ़ाए थे। तो यहाँ वायु में परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है, मतलब ये वायु के जो पार्टिकल हैं उसी घटना से फिर गुजरने लगते हैं और आवेशों का क्षरण वायु में होने लगता है। आवेशों का क्षरण वायु में ना हो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो इसका कनेक्शन ग्राउंड में कर देते हैं और इस पूरे संयोजन को एक काफ़ी हाई प्रेशर के वायु से भरे हुए एक टैंक में इसको रख दिया जाता है। तो ऐसे आवेशों का क्षरण रोका जा सकता है, ठीक। तो ये था अपना वान डे ग्राफ जनरेटर। चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हमें पढ़ना है कैसे, तो उसके चारों ओर जो स्तंभ लगे हैं उन्हीं स्तंभों में। चलो तो चैप्टर ये वाला पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो लो बुक लो, बुक हो या क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन दे दो। चलो भैया आ जाओ, न्यूमेरिकल पर आ जाओ सब लोग। बुक है ना सभी के पास? चलो रख लो। देखो बच्चों प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। हमारे पास पारे की कितनी बूंदें हैं? 27 बूंदें, और 27 की 2700 बूंदों पर कितने का विभव है? 10 वोल्ट का विभव है, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर इन 27 बूंदों को मिला करके एक बड़ा बूंद बना दे तो उस बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? क्या बताना है? बड़ी बूंद का विभव बताना है ना। अच्छा, बूंद का साइज कैसा होगा? गोलाकार, उसका आकृति गोलाकार ही होगा ना। और गोले का विभव निकालने के लिए अगर वो चालक की तरह ट्रीट करेगा तब, और क्योंकि पारा एक धातु है कि नहीं बच्चे लोग, पारा एक धातु है, तो इसका जो गोला बनेगा वो चालक की तरह ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही ना। इसके नाते बतियाओ नहीं, इसके नाते अगर हम इस बड़े से बने हुए धातु के गोले का, यानी पारे से जो 27 बूंदों को मिला करके बड़ा सा गोला बन रहा है, उस गोलों का अगर हमको बाबू विभव निकालना है तो विभव निकालने के लिए हम लोग V = 1/4πε0 Q/r इसका प्रयोग करेंगे। ये कंटेंट आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है? आप लोग को मैंने पढ़ाया हुआ है विलगित गोलीय चालक का धारिता, पढ़े नहीं हो? ये वहाँ के नहीं है।
तो वहाँ पे ये विभव वहाँ से ऐसे ही निकाला गया था। ठीक, अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पे उसकी धारिता निकालने के लिए जब विभव निकाला जाता है तो वहाँ मैंने ऐसे ही निकलवाया था। आई बात समझ में? ठीक, तो बाबू लोग हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर बड़े वाले गोले का उसको विभव निकालना है तो क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, और बड़े वाले की त्रिज्या चाहिए। ठीक, ये दो चीज चाहिए ना, चलिए निकाल देते हैं। विभव निकालने से पहले ये बात स्पष्ट है कि हमको चार्ज चाहिए और त्रिज्या चाहिए। देखते हैं, तो बाबू सबसे पहले देखो 27 बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बन रही है ना, तो ये देखो जरा 27 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। अरे बाबू 2700 मिल करके एक जो बड़ा वाला बूंद बना रहे हैं, दोनों 2700 का भी और उस एक बड़ी वाले का, दोनों का आयतन एक समान रहेगा। ठीक, तो एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक, आयतन क्यों निकाल रहे हैं? आयतन इस नाते निकाल रहे हैं जिससे हमको रेडियस मिल जाए, त्रिज्या मिल जाए। तो 27 गुणे बूंद है तो गोलाकार होगा, और गोले का जो आयतन होता है बबलू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके वाले रेडियस को हमने स्मॉल आर से लिखा है, बराबर 4/3 पाई आर कैपिटल आर। समझ में आए? यहाँ कैपिटल आर बड़ी बूंद की त्रिज्या है, कांस्टेंट कैंसल हो जाएगा, और यहाँ होगा 27 आर क्यूब बराबर आर क्यूब हो जाएगा ना जी। यानी हम यहाँ से अगर हम R बराबर लिखें कैपिटल R इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 3R। इस बात में कोई डाउट? ये चीज समझ में आया कि नहीं है? इधर से अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 3R बनेगा ना, हो जाएगा ना जी। त्रिज्या का मामला सुलट गया। अभी हम बात कर लेते हैं चार्ज का। क्या बच्चे लोग? चार्ज। तो चलो चार्ज निकालने के लिए हमको एक छोटी बूंद का विभव पता है कि नहीं पता? एक छोटी बूंद का विभव कितना है? 10 वोल्ट। कितना बच्चे? अच्छा, इस विभव को निकालने का तरीका क्या होगा कि इस विभव को निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर बराबर 10 वोल्ट। इसको ऐसे लिख दो तो कोई गलत बात है? बात तो वही है ना जी। ठीक, अब जरा देखो लगा, यहाँ से आप लोग क्यू बटे आर निकाल दो। क्या निकाल दो? क्यू बटे आर। तो क्यू बटे आर बराबर ये मान जा करके उधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10 बटे इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? ठीक, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आया? अच्छा, इंटू के भी बढ़ा दो, इंटू के भी बढ़ा दो, क्योंकि छोटी बूंद निर्वातीय वायु का थोड़ी है। ठीक, तो यहाँ से क्यू बटे आर का मामला इतना हो गया। इसको वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्यू बटे आर बराबर 10 गुणे 10 की घाते, इसका मान हो जाएगा बच्चों लोग 1/9 गुणे 10 की घाते। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, यहाँ से मैंने क्यू बटे आर निकाल दिया। अब इसके बाद आ जाओ बड़ी बूंद का विभव। देखो, शांत रहो। बड़ी बूंद का विभव, तो बच्चों लोग बड़ी बूंद का हम लोग विभव निकालने के लिए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर, इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा वाला जो बूंद बना है वो एक चालक है, और चालक को दिया गया चार्ज उसके सरफेस पर रहता है, वो उस पर वोल्टेज है, मतलब चार्ज दिया गया होगा। तो ऐसे व्यवहार करता है ऐसे लोग, जो सारा चार्ज अगर गोले के सरफेस पर बिखर जाएगा, वितरित रहेगा, तो ये चालक गोला ऐसे व्यवहार करेगा जैसे सारा चार्ज उसके केंद्र पर हो। और विभव निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला तो लगाएंगे उसके सरफेस पर, तो ये लगा। बाबू लोग यहाँ कैपिटल आर का मान है अपने पास, समस्या है क्यू। तो क्यू के लिए जरा देखो, अगर हम क्यू के लिए बात करते हैं बाबू, तो देखो मान लिए कि छोटे पे आप चार्ज कितना था? स्मॉल क्यू था। तो बाबू जरा देखना, बड़ी, इधर लिख देता हूं, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू बराबर 27 है ना, और एक ठुक कितना है? क्यू। तो 2700 का मिला करके कितना हो जाएगा? 27 क्यू। समझ में आया ना? अब देखो यहाँ एक चीज जाने लेना बाबू कि चार्ज का नेचर एक समान है तभी ऐसा होगा। अगर चार्ज का नेचर अलग अलग होता तो 27 क्यू नहीं करते, तब उसको हम लोग नेचर के हिसाब से जोड़ते घटाते चार्ज होते।
अगर चार्ज एक ही नेचर का है, एक पे Q है तो 27 पे कितना हो जाएगा, Q को 27 बार जोड़ दो तो 27 Q हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके जगह पे सारा मान रखो बच्चे लोग, तो विभव V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक काम करो बबुआ, इंटू K भी रहेगा ना इधर 1/K, तो रहेगा ही क्योंकि इतने का मान होता है। तो बाबू इधर मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 बटे K को छोड़े, समझ में आ रहा? इंटू कैपिटल Q के जगह पे बाबू 27 इंटू बटे कैपिटल R की जगह पे 3। कोई डाउट? समझ में आया? अब देखो इसको हम अगर इससे काट दें तो ये आ जाएगा 9 9 उधर हो जाएगा 81। V इज इक्वल टू 81 गुणे 10 की घाते 9 बटे K। इधर बचेगा तुम्हारा Q बटे, और Q बटे R का मान निकाल रखे कि नहीं निकाल रहे, इधर रख दीजिए। तो V बराबर 81 गुणे 10 की घाते 9 गुणे बटे K इंटू Q बटे R का बच्चों 10 बटे 10 सेकेंड है 10 9 गुणे 10 के घाते इंटू सॉरी 1/K नहीं रहेगा, खाली K ना गुणांक में, देखो खाली, तो यहाँ हो जाएगा K। देखो K से K कैसा है, 9 9 10 के घाते 9 से 9 दाइयम V बराबर, यानी बड़े वाले बूंद का वोल्टेज कितना 90 वोल्ट। आया समझ में? ठीक, नोट करिए बच्चों इसको, 1 सेकंड में जल्दी से नोट करना। हाँ बाबू